नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव। मातृभूमि की शुरुआत इस समय की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर पंजाब से। पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में ये बड़ी खबर। एसआईटी ने मूसेवाला हत्याकांड में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सिरसा के संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, भटिंडा के मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, फरीदकोट के मनप्रीत भाऊ, अमृतसर के सरज मिंटू, हरियाणा के प्रदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, हरियाणा के सोनीपत में रेवली गांव के मोनू डागर और हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाले पवन बिश्नोई और नसीब शामिल हैं। इन सब पर मूसेवाला की रेकी करने और शूटर्स के लिए ठहरने से लेकर हथियार और गाड़ियों का इंतजाम करने का आरोप, यानी पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक इन शूटर्स को मुहैया कराया गया वो इन आरोपियों के द्वारा, जिनकी गिरफ्तारी पंजाब पुलिस ने की है। इतना ही नहीं, मूसेवाला का फैन बनकर मुखबिरी करने वाले केकड़े की निशानदेही पर एसआईटी ने 4 शूटर्स की भी पहचान कर ली है। तो केकड़ा पुलिस की गिरफ्त में। केकड़ा वही शख्स जो लगातार वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे वो सिद्धू मूसेवाला के पास पहुंचा, 45 मिनट का वक्त मूसेवाला के साथ बिताया, सेल्फी ली और फिर यही सेल्फी जो है वो अपने आकाओं को भेजी और आकाओं ने शूटर्स को दी कि देखिए सिद्धू मूसेवाला काले रंग की थार गाड़ी में अकेले निकल रहा है, उसके साथ कोई गनर्स नहीं है, वो अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर गाड़ी में नहीं है। और उसी का फायदा उठाकर इन शूटर्स ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। अब एसआईटी ने केकड़े की निशानदेही पर इन शूटर्स की जो पहचान है 4 शूटर्स की वो कर ली है। जगविंदर पटियाल ज्यादा जानकारी लिए हुए चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं, मनोज वर्मा पंजाब के मानसा से जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं जगविंदर पटियाल आपका रुख करना चाहूंगी। एक बड़ी जानकारी निकल कर ये आ रही है इस पूरी जांच में कि अब इन शूटर्स की 4 शूटर्स की केकड़े की निशानदेही पर पहचान कर ली गई है। क्या अपडेट आपके पास? चारों शूटर पहचान लिए गए हैं, 8 लोग अरेस्ट कर लिए गए हैं। ये जो 8 लोग पकड़े गए हैं इसमें केकड़े का रोल तो आपने बता ही दिया, साथ में एक मोनू डागर जो है, मोनू डागर ने सबसे अहम भूमिका निभाई है। मोनू डागर ने 2 शूटर दिए थे और बाकी जो 4 शूटर कुल मिलाकर हैं उनकी टीम बनाई थी और उनको ये पूरा टास्क दिया था कि आखिरकार उसको कैसे अंजाम देना है। एक और कैरेक्टर सामने प्रदीप आया है। प्रदीप ने इनको पनाह दी थी, जनवरी में ये रैकी करने के लिए आए थे 2 शूटर, तब उनको पनाह दी थी प्रदीप ने। इसके अलावा अमृतसर का सार्ज मिंटू है, सार्ज मिंटू ने मनप्रीत भाऊ जिसने करोला गाड़ी दी थी उसको ये बताया था कि आखिरकार वो कौन शूटर है और किनको ये गाड़ी देनी है, वो सार्ज मिंटू जानता था। तो कुल मिलाकर पूरा जो ये हत्याकांड है इसकी साजिश के पीछे कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ का नाम पंजाब पुलिस ने लिया है। उन्होंने कहा है कि सचिन थप्पन और गोल्डी बराड़ ये 2 बड़े चेहरे हैं जिन्होंने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी और फिर आगे 4 शूटर्स के जरिए और इन 8 लोगों के लॉजिस्टिक्स के जरिए इसको अंजाम दिलवाया गया। बिल्कुल ठीक है जगविंदर पटियाल, आप बने रहिए। मनोज वर्मा भी पंजाब के मानसा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज वर्मा, पुलिस को कामयाबी मिली है, जाहिर सी बात है केकड़ा की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद निशानदेही पे 4 शूटर्स की पहचान कर ली गई है, लेकिन वक्त बहुत ज्यादा लग रहा है। 29 मई को इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था, आज 7 तारीख हो गई है, अभी तक पुलिस के हाथ वो शूटर्स नहीं लगे। अब जब पहचान कर ली गई है तो कितना दूर पुलिस उन शूटर्स से, क्या कह रही है पुलिस? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि हम कल से लगातार बता रहे हैं, जैसा कि जगविंदर पटियाल जी भी बता रहे थे कि अभी तक पुलिस ने सिर्फ छोटे प्यादों को उठाया और अभी तक पुलिस उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई है जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था। आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मैं अदालत के अंदर ही मौजूद हूं और केकड़ा को और जो दूसरा मनप्रीत है उनको यहां पर कोर्ट में पेश किया गया है। 7 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। अब इन दोनों से 7 दिन के रिमांड में बहुत सारे जो अहम सवाल हैं वो पूछे जाएंगे कि आखिरकार वो शूटर्स कहां पर हो सकते हैं, उनकी लोकेशन क्या हो सकती है, उनको कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक पुलिस सिर्फ लॉजिस्टिक प्रोवाइड करने वालों तक ही पहुंच पाई है। जो मेन शूटर्स हैं उनका कुछ पता नहीं लग पाया और विदेश में बैठा गोल्डी बराड़ उसने उस पूरी प्लानिंग को रचा। उसके साथ ही सचिन का नाम भी सामने आ रहा है। तो कहीं ना कहीं अब 7 दिन के रिमांड पर जब इनसे पूछताछ होगी तो और राज खुलने वाले हैं। जी बिल्कुल, मनोज वर्मा बड़ी जानकारी दे रहे हैं। एक बार मैं फिर से जगविंदर पटियाल आपका रुख करना चाहूंगी। आप देख ही रहे हैं कि ये जो तार हैं वो कनाडा से भी जुड़ रहे हैं। तिहाड़ जेल में बैठे हुए एक लॉरेंस बिश्नोई नाम के आदमी ने इस पूरी साजिश को अंजाम दिया, शूटर्स हुए, पूरे लॉजिस्टिक आई, लेकिन कहीं ना कहीं ये इंटेलिजेंस फेल्योर भी तो है। इतने हथियार आ जाते हैं, इस तरीके की बड़ी साजिश रच ली जाती है और इस तरीके से खुलेआम दिन दहाड़े एक वीआईपी सिंगर का कत्ल कर दिया जाता है पंजाब में।
देखिए शोभना, असल में बात यह है कि हथियार तो इन गैंगस्टर्स के पास पहले ही रहते हैं। लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर अभी पंजाब पुलिस खामोश है। अभी तक की जो जानकारी मिली है वो गोल्डी बराड़ तक खड़ी है। मुझे ये लगता है कि जितने भी ये लोग लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवाने वाले हैं, ज्यादातर या तो नशेड़ी हैं या फिर इनका पुराना कोई ना कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। नशेड़ी होने के नाते बहुत सारे इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो चोरी चकारी और फिर बाद में डकैती में शामिल हो गए। लेकिन जो मोनू, सबसे इंपॉर्टेंट बात आई है जिसकी मोनू डागर की सामने, वो शूटर तक लेके जाएगा। उसने पहचान बता दी होगी, पुलिस को भी पहचान पता लग गई है, लेकिन शूटर कौन सा अपने घर में या किसी अड्डे पर बैठे होंगे। दो तो जो सोनीपत वाले माने जा रहे हैं, एक फौजी और दूसरा उसका साथी, वो तो कंफर्म ही माने जा रहे हैं कि ये दोनों शूटर थे उन 4 में जिन्होंने गोलियां चलाई हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इन तक पहुंचने के लिए पुलिस कौन से ऐसे टेक्निकल सर्वेलेंस को यूज कर रही है, उनके ठिकानों को यूज कर रही है, उनके निकट संबंधियों को पकड़ रही है, ताकि जैसे कि आपने कल भी जिक्र किया था कि ये बड़े शातिर क्रिमिनल्स हैं, ये शातिर बदमाश हैं, ये हर 2 दिन बाद अपना फोन बदल देते हैं, अपनी लोकेशन बदल देते हैं। आप बने रहिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से ही है। 28 मई को पंजाब पुलिस ने जिन 424 वीआईपीज की सुरक्षा घटाई थी उसे फिर से बहाल कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि सुरक्षा घटाने के एक दिन बाद ही मानसा में गायक सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ था। इसको लेकर पंजाब की मान सरकार की पहले ही काफी आलोचना हो रही थी। अब इन 424 लोगों की जो वीआईपी सुरक्षा घटाई गई थी उसको एक बार फिर से बहाल कर दिया गया है। और मूसेवाला हत्याकांड के बाद इस सुरक्षा को बहाल किया गया है, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस मामले को लेकर काफी आलोचना हो रही थी। विपक्ष हमलावर था लगातार, और ये कहा जा रहा था कि अगर सिद्धू मूसेवाला के पास सिक्योरिटी होती तो शायद उनकी हत्या को अंजाम ये बदमाश नहीं दे पाते। और इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर आपको बता दें, स्पेशल सेल के सूत्रों से ये खबर हमें मिल रही है। लॉरेंस बिश्नोई विदेश भागने की फिराक में है। वो लॉरेंस बिश्नोई जो कि तिहाड़ जेल में बंद था, और इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने उसको रिमांड पर लिया हुआ है। हालांकि इस मामले से इतर एक मामले में रिमांड ली गई है लॉरेंस बिश्नोई की। वो बाहर भागने की फिराक में था। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ चाहते थे कि मूसेवाला उनके लिए गाए। मैं मनोज वर्मा का रुख करना चाहूंगी, शायद कुछ अपडेट इस खबर से जुड़ा हुआ मनोज वर्मा हमें बताना चाहते हैं। बताइए मनोज। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं अदालत के बाहर ही मौजूद हूं और किसी भी वक्त अब उन दोनों को बाहर लेकर आने वाली है पुलिस। मनप्रीत उर्फ मन्ना और केकड़ा को गिरफ्तार किया गया है। थोड़ी देर पहले अदालत में पेश किया गया था और दोनों को 7 दिन की पुलिस रिमांड दे दी गई है। और आपको ये तस्वीरें, पुलिस जो है मनप्रीत और मन्ना को दूसरे रास्ते से जो है वो, ये देखिए आप तस्वीरें आगे यहाँ देखेंगे। उधर पुलिस की टीम, क्योंकि यहाँ पर मीडिया मौजूद थी और सिक्योरिटी रीजंस भी थे, और इसी वजह से दोनों आरोपियों को जो पुलिस की टीम है वो दूसरे रास्ते से लेकर निकल गई है। दोनों का 7 दिन की रिमांड की मांग पुलिस ने की थी, और 7 दिन की पुलिस की रिमांड भी दोनों की मिल गई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें लगातार मेरे सहयोगी मनोज वर्मा पहुंचा रहे हैं पंजाब के बांसा से। ये तस्वीरें, ये वही 2 संदिग्ध जिनको मूसेवाला हत्याकांड में गिरफ्तार किया गया है, उनकी कोर्ट में पेशी हुई। संदीप उर्फ केकड़ा, मनप्रीत मन्ना गिरफ्तार हुए, कोर्ट में पुलिस ने उनको पेश किया है, और अब यहां से लेकर पुलिस निकलती हुई आप तस्वीरें देख सकते हैं। लगातार मनोज वर्मा ये तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। ओवर टू यू मनोज। जी बिल्कुल, देखिए दोनों को पुलिस यहां से लेकर निकल गई है और दोनों की भूमिका बहुत अहम है। और कहीं ना कहीं केकड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि केकड़ा ने विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ को फोन किया था, सचिन को ये बात बताई थी, और गोल्डी बराड़ ने आगे शूटर्स जो थे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी। तो अब 7 दिन की रिमांड में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो पुलिस को तलाशने हैं कि आखिरकार शूटर्स की लोकेशन क्या हो सकती है, वो कहां पर मिल सकते हैं। जो 8 लोग अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार किए वो बहुत ज्यादा बड़ी गिरफ्तारियां तो नहीं है, लेकिन शूटर जब गिरफ्तार होंगे तो उस पूरे राज से पर्दा उठना जरूर लाजमी है। अब 7 दिन के अंदर हो सकता है कि पुलिस आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां करे, और 4 शूटर्स की पहचान पुलिस इनसे पूछताछ के बाद कर चुकी है। अदालत में भी पुलिस ने यही कहा कि इनसे अभी और पूछताछ की जानी है, क्योंकि जो पूछताछ है वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो अब इनसे और पूछताछ के बाद इस पूरे हत्याकांड के और राज बेपर्दा होंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज वर्मा, जगविंदर पटियाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि शूटर्स को, जो शूटर्स हैं उनकी 4 की पहचान कर ली गई। और मातृभूमि में अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे, और अगली खबर कश्मीर से है। कश्मीर में खीर भवानी की यात्रा शुरू हो गई है। सदियों से यहां मेले की परंपरा है। इस यात्रा पर 2 साल से कोरोना ने ब्रेक लगा रखा था,
और इस साल उम्मीद थी कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु मां खीर भवानी के दर्शन के लिए पहुंचेंगे, लेकिन कश्मीर में टारगेट किलिंग की वजह से ऐसा नहीं दिख रहा है। श्रद्धालु यात्रा पर जाने से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मां के जयकारों के साथ करीब 250 श्रद्धालु जम्मू से खीर भवानी मंदिर के लिए रवाना हुए। खीर भवानी मंदिर जम्मू से करीब 300 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में है। ये मंदिर कश्मीरी पंडितों की आराध्य कुल देवी का है, जहां हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर मेला लगता है और मेले में हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। लेकिन इस साल कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग के चलते तस्वीर बदली बदली सी है। कश्मीर में भय और खौफ के माहौल के बीच बुधवार को माता खीर भवानी का मेला होना है। विभिन्न कश्मीरी पंडित संगठनों ने इस मेले में जाने से गुरेज किया है। जो कारण बताया जा रहा है वो कारण यह है कि वहां पर सुरक्षा की जो एक भावना नहीं, लोगों में लगातार टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, उसके चलते कश्मीरी पंडित फिलहाल वहां नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ से क्या बसें सारी खाली हैं? क्या लोग नहीं जा रहे हैं? कोई जा नहीं रहा है। नहीं जा रहे। आप जा रहे हैं? नहीं सर। क्यों? बेसिकली जो सिलेक्ट किलिंग्स हुई है उनकी वजह से एक खौफ पूरी कम्युनिटी में है। जम्मू से एबीपी न्यूज संवाददाता अजय बाचलू की रिपोर्ट में आपने देखा, लोग खीर भवानी मंदिर की यात्रा पर जाने से डर रहे हैं। उधर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कह रही हैं कि सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता हैं, लिहाजा डरने की कोई जरूरत नहीं। पूरे जो है प्रबंध किए गए हैं, सुरक्षा में किसी की तरह की कोताही नहीं है। यहाँ से लेकर के और आगे कश्मीर डिवीजन में भी पूरी तरह से सुरक्षा के पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? श्रद्धालु अपना बेझिझक जाए, वहाँ पर सरकार की तरफ से पूर्णतः प्रबंध किए गए हैं। खीर भवानी में भी और एन रूट भी सब जगह पूर्णतः अच्छे ढंग से प्रबंध किए गए हैं। डीसीज, एसपी सभी की तरफ से प्रबंध किए गए। सिर्फ जम्मू ही नहीं, राज्य और देश के दूसरे हिस्सों से भी श्रद्धालु खीर भवानी मंदिर पहुँचते हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री झा मंदिर तक पहुंच गई और जानने की कोशिश की कि श्रद्धालुओं की तादाद पर कितना असर पड़ा है, साथ ही मेले के लिए सुरक्षा के इंतजाम कैसे हैं। मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में स्थित खीर भवानी मंदिर कश्मीरी पंडितों के लिए यूं तो इस मंदिर की यानी राज्ञा देवी मां की मान्यता सबसे ज्यादा है, लेकिन इस बार जिस तरह कश्मीरी हिंदुओं पर खूनी आतंकी साया मंडरा रहा है, तो क्या इस बार खीर भवानी मेले के आयोजन में तस्वीरें बदली बदली सी होंगी? यही स्थिति जानने के लिए एबीपी न्यूज खीर भवानी मंदिर पहुंचा है। लेकिन सबसे पहले सुरक्षा के क्या इंतजामात हैं, इस पर एक नजर आप लोगों को दिखाना चाहूंगी। और मेरे कैमरा पर्सन राजेश कुमार के कैमरे से देखिए कि किस तरह से पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। अगर आप दूर तक कैमरे से देख पा रहे होंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस एक तरफ जहां मिलिट्री फोर्सेस तैनात किए हुए है, दूसरी तरफ भी पुलिस की गाड़ियां हैं। जितने भी यहाँ आर्मी के हैं वो है, और जो थोड़ा सा कार्यक्रम करने के लिए आए हैं वो है। आज के दिन में तो कम से कम 20-25 हजार लोग होते थे। यहाँ होते थे बिल्कुल। आज सप्तमी है, कल अष्टमी का तो पार ही पार हो जाता था। टारगेट किलिंग की वजह से लोगों में पैनिक दिख रहा है। 2022 में जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के ये आंकड़े देखिए। फरवरी में 1, मार्च और अप्रैल में 3 लोग टारगेट किलिंग के शिकार हुए, मई में 7 तो जून में 2 लोग। कुल मिलाकर अब तक 16 लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो चुके हैं। और यही वजह है खीर भवानी मंदिर में कोरोना काल से पहले तक हर साल 25 से 30 हजार श्रद्धालु पहुंचते थे। उसी मंदिर में श्रद्धालु यात्रा पर जाने से कतरा रही। तो एक रिपोर्ट हमने आपको दिखाई खीर भवानी मंदिर से। निधि श्री गांदरबल का जो खीर भवानी मंदिर है वहां पर मौजूद है। पूरे हालात का जायजा लेने के लिए अजय बाचलू जम्मू से लाइव जुड़ रहे हैं। निधि श्री, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी। अभी एक महिला को हमने सुना, वो कहती है कि भाई आज के दिन तो सप्तमी होती है, लगभग 20 से 25 हजार की भीड़ यहाँ पर जुटती है। इस समय आप क्या तस्वीरें देख रही हैं? लगभग कितने लोग वहां पर मौजूद होंगे? क्या लोगों के भीतर डर है? वो जो सुरक्षा बल उनको विश्वास दिला रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है, मानने को तैयार नहीं है कि हम यहाँ निकलेंगे तो हम सुरक्षित दर्शन कर पाएंगे? जी बिल्कुल शोभना, मैं आपको अपडेट दूं उससे पहले सीधी तस्वीर दिखाना चाहूंगी। कहते हैं शिव और शक्ति
दोनों यहाँ विराजमान है और ये भारत का पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर शिव के ठीक बगल में शक्ति है। और ये चूंकि कुलदेवी मानी जाती हैं कश्मीरी पंडितों के लिए, लिहाजा हर साल ज्येष्ठ अष्टमी के दिन, शुक्ल पक्ष में ज्येष्ठ अष्टमी के दिन यहाँ पर कश्मीरी पंडित पहुंचते हैं। और आज सप्तमी है, आज शाम से ही हवन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। और आज जो तस्वीर मैं देख पा रही हूँ, चूंकि मैं कश्मीर पहली बार पहुंची हूँ इसलिए मैं सीधी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। ये ठीक मंदिर के आगे का हिस्सा है जहाँ पर लोग पहुंचते हैं, लेकिन आप जो तस्वीर देख पा रहे होंगे बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। और इसके अलावा अगर मैं बाहर की तरफ जाऊं और पूरे कैंपस में यानी प्रांगण की अगर तस्वीरें दिखा सकूं, क्योंकि प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था में कोई भी कमी नहीं की गई है। व्यवस्था बिल्कुल उसी तरह है जब लॉकडाउन से पहले यहाँ लोग पहुंचते थे खीर भवानी मंदिर दर्शन करने के लिए हर साल, तो जो व्यवस्था थी बिल्कुल उसी तरह की व्यवस्था की गई है। प्रशासन की तरफ से ये बात बार बार कहा जा रहा है कि लोग डरे नहीं, आपकी आस्था में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आप हर साल की तरह इस बार भी आइए। पूरा और इसी मुझे वजह से खाली इस तरह दिखाई के दे रहा है पंडाल निधिश्री। हैं। लेकिन बिल्कुल पंडाल ये में तस्वीरें पहुंचने वालों की संख्या जो है बिल्कुल निधिश्री, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं बहुत अहम हो जाती हैं, बहुत खास हो जाती हैं। खुद गांदरबल के उस खीर भवानी मंदिर में हमारी रिपोर्टर निधिश्री इस समय मौजूद है और हमें बताने की, हमें तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रही है कि देखिए जिस मंदिर में हर बार सप्तमी और अष्टमी के दिन हजारों की संख्या में भीड़ पहुंचती थी, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की ये जो है वो अष्ट देवी हैं और शक्ति शिव के साथ मौजूद है, वो आज खाली पड़ा हुआ है। अजय बाचलू का मैं रुख करना चाहूंगी। अजय बाचलू, 30 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है और खीर भवानी की आज ये जो तस्वीरें हैं, क्या प्रशासन के लिए ये एक चिंता का सबब होंगी? क्योंकि इस तरीके से अगर नहीं पहुंचे लोग अमरनाथ यात्रा पे तो ये बहुत दिक्कत। लेकिन मैं रोकूंगी अजय बाचलू आपको, इस समय एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर हम आपको बता दें सूत्रों के हवाले से। सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री हैं के एक करीबी लोग के यहाँ छापा मारा गया है। छापे के दौरान 2 करोड़ 82 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है। सत्येंद्र जैन इस समय ईडी की हिरासत में है, ईडी ने उनको गिरफ्तार किया है, उनके ऊपर हवाला के मामले के चलते उनकी ये गिरफ्तारी हुई है और अब सत्येंद्र जैन के करीबी के यहाँ छापा हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। और इस छापेमारी में 2.82 करोड़ कैश बरामद हुआ है। ओम प्रकाश तिवारी इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश, क्या अपडेट है और ये जिस करीबी के यहाँ ये रेड हुई है वो किस तरीके से करीबी है, ये भी समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के 7 ठिकानों पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोमवार को छापेमारी की थी। ये छापेमारी कल देर रात तक चली थी और इस छापेमारी के दौरान जो उनके सहयोगी हैं, जिसमें वैभव जैन का नाम भी शामिल है, जिसमें राम प्रकाश का नाम शामिल है, तो ये लोग जो है वैभव जैन और राम प्रकाश, ये लोग इनके कंपनियों में भी सहयोगी बताए जाते हैं। वैभव जैन की जो पत्नी है उनके नाम पर जमीन आदि खरीदी गई थी और उनके नाम पर ही जो शेल कंपनी खोली गई थी उसमें तथाकथित शेल कंपनियों के जरिए पैसा आया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जब इनके सहयोगियों के यहाँ छापेमारी की तो 2 करोड़ 82 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद हुई है। 133 गोल्ड कॉइन्स, 133 सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। अब इनके जो सहयोगी हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इन लोगों को भी नोटिस जारी करके पूछताछ करेगा कि गोल्ड कॉइन्स और कैश आखिर आया कहाँ से था। सोना यानी आने वाले दिनों में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। बिल्कुल, ये मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। और यहाँ पर मैं ओम प्रकाश तिवारी आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि यही मामला सीबीआई के पास था। सीबीआई ने, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, आप मुझे करेक्ट करें, क्या सीबीआई ने इसी मामले में सत्येंद्र जैन को अपनी क्लोजर रिपोर्ट में क्लीन चिट दे दी थी, जिस मामले में अब ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की और अब ये करीबियों के ऊपर जो छापे पड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं शोभना, ये बात सिरे से गलत है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने इस मामले में कोई क्लीन चिट नहीं दी थी। आय से अधिक संपत्ति का मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दर्ज किया था और इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ, जिसमें उनकी पत्नी का नाम भी शामिल है, उन सभी के खिलाफ दिल्ली की स्पेशल कोर्ट में अपना आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया है। इस आरोप पत्र पर कोर्ट में लगातार सुनवाई जारी है और उसी FIR के आधार पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है और उसी के तहत छापेमारी की गई और उसी में सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया है। शोभना, तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि ईडी की छापेमारी में सोने के सिक्के और बिस्किट बरामद हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला। और आज जो ये छापा पड़ा है वो सत्येंद्र जैन के बेहद करीबी शख्स के ऊपर पड़ा है। शेल कंपनियों से सीधा सीधा ताल्लुक इस शख्स का। 2 करोड़ 82 लाख रुपए की नकदी जो है वो बरामद हुई है। भारी मात्रा में सोने के सिक्के और बिस्किट भी बरामद हुए हैं। तो सत्येंद्र जैन जो कि एक अहम मंत्रालय संभालते रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय
मंत्रालय के अलावा उनके पास दिल्ली सरकार में कई अहम मंत्रालय थे, उनकी गिरफ्तारी ईडी के द्वारा की गई। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये सोने के सिक्के, और इसको बिस्किट कहना गलत होगा। ये जो तस्वीरें मुझे मिल रही हैं, हालांकि नकदी 2,82,00,000 की है। ये जो गोल्ड रेक्टेंगल्स आप देख रहे हैं, यानी जो चतुर्भुज आकार के जो गोल्ड देख रहे हैं, वो 50-50 ग्राम और 20-20 ग्राम के होते हैं। और गोल्ड के सिक्के कितने ग्राम के हैं, ये ईडी की जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही खुलासा हो सकेगा। ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, कहा जा रहा है और तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बिस्किट्स, हालांकि ये जो बिस्किट्स हैं ये बड़े छोटे आकार के मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये बरामद हुए हैं। क्या जानकारी, लगभग कितना सोना मिला होगा? देखिए 133 गोल्ड कॉइन्स हैं, 133 गोल्ड कॉइन्स हैं हाँ। जो बरामद हुए हैं। और इसके अलावा जो ईडी की छापेमारी है, आप फोटो में स्पष्ट तौर पर देख रहे होंगे कि छोटे छोटे गोल्ड कॉइन्स 10 ग्राम के भी होते हैं, 20 ग्राम के भी होते हैं, 50 ग्राम के भी होते हैं। ये गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि छापेमारी के दौरान आप जो नोटों की गड्डियां देख रहे हैं, वो राम प्रकाश नाम के जो उनके सहयोगी हैं, उनके यहाँ से छापेमारी हुई है। गोल्ड कॉइन्स में छोटे छोटे सिक्के 10 ग्राम के, 1 ग्राम के, 5 ग्राम के, और ये छोटे छोटे बिस्कुट के आकार में भी ये सिक्के मिलते हैं। और ये छोटे छोटे जो अमूमन RBI से और तमाम जगहों से ये मिलते हैं, ये 20 ग्राम के, 50 ग्राम के और 100 ग्राम के भी होते हैं, 200 ग्राम तक होते हैं। आप इसमें अगर इसको लार्ज करेंगे तो इसमें आपको 50 ग्राम भी लिखा हुआ नजर आएगा। तो मतलब कुल मिलाकर एक बड़ी बरामदगी ईडी की टीम को हुई है। इस छापे के दौरान लगभग 2,82,00,000 रुपए नकद बरामद हुआ है। गोल्ड कॉइन्स, गोल्ड बिस्किट्स भी बरामद हुए हैं। यानी आने वाले दिनों में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, लगातार कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं। ईडी की जांच अपना काम करेगी, आगे बढ़ रही है। इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के कानपुर से आपको बता दें। कानपुर में 3 जून को जिसने भी दंगा भड़काया, पत्थर फेंके, पेट्रोल बम चलाए, एक एक कर वो सारे गुनहगार हवालात में। इस पूरे मुद्दे पर हम आपसे बात करेंगे, लेकिन इस समय एक और बड़ी खबर आ रही है। और बड़ी खबर यह है कि आर्मी एक्ट के साथ साथ वायुसेना और नौसेना के नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाने के लिए सरकार ने नियमों में यह बदलाव किया है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के वो अधिकारी जिनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है, वो CDS बनने के हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी भी CDS बन सकता है। CDS बिपिन रावत के बाद खोजा जा रहा था। सरकार लगातार ये कोशिश कर रही थी कि नए CDS का चुनाव हो, उसके लिए अब नियम बनाए गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी CDS बन सकता है जिसकी उम्र 62 साल से ज्यादा हो। CDS की नियुक्ति के लिए अब नियमों में बदलाव किया जाएगा। और ये जो बड़ा बदलाव है वो हम आपको बता दें, यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बनाने के लिए सरकार ने जो नियमों में बदलाव किया है वो ऐसे कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के वो अधिकारी जिनकी उम्र 62 साल से ज्यादा है, वो CDS बनने के हकदार हो सकते हैं। इसके अलावा रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी भी CDS बन सकता है। तो लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारी अब CDS बन सकते हैं। 62 साल से ज्यादा उम्र के अधिकारी बन सकते हैं CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। नीरज राजपूत मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज राजपूत, ये जो नियमों में बदलाव किया गया है, इसको कैसे समझा जाए? देखिए शोभना, जो CDS की जो नियुक्ति के लिए सरकार ने जो ये गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया है, इसमें जो सेना के तीनों अंग है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, तीनों के सर्विस रूल्स में बदलाव किया है। और इसमें बदलाव ये किया गया है कि अब CDS की जो पोस्ट होगी उस पर कोई लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का अधिकारी भी बन सकता है CDS, यानी कि जो 3 स्टार जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल या फिर वाइस एडमिरल या फिर जो एयर मार्शल्स होते हैं वायुसेना के, वो भी बन सकते हैं। अभी तक ये था कि सिर्फ जनरल यानी कि जो आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ हो सकते हैं, वही बन सकते थे। और साथ ही एक और बदलाव ये किया गया है कि जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं, उम्र 62। नीरज बस एक छोटा सा जवाब, नीरज एक छोटा सा जवाब, क्योंकि मन में ये सवाल उठ रहा है कि देखिए अगर लेफ्टिनेंट जनरल रैंक का आदमी CDS बन जाएगा तो वो तो जनरल के ऊपर का पद हो गया ना, तो सीनियरिटी को कैसे ओवर रूल या ओवरटेक किया जा सकता है, ये समझना चाहती हूँ मैं। बिल्कुल शोभना, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो उसी पे ये एक और उसमें क्लॉज दिया गया है कि जो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं वो भी बन सकते हैं। यानी कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल जिनकी उम्र 62 से ज्यादा नहीं है, वो भी बन सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि सरकार अब लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों को भी CDS बना सकती है, जो कि रिटायर हो चुके हैं उनको भी बना सकती है। यानी कि जो जी नीरज, मेरे पास वक्त इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बड़ी जानकारी के लिए। और आगे बढ़ेंगे और बात कानपुर की करेंगे। कानपुर में 3 जून को जिसने भी दंगा भड़काया, पत्थर फेंके, पेट्रोल बम चलाए, एक एक कर वो सारे गुनहगार हवालात पहुंचने लगे हैं।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने संदिग्धों की तस्वीर के साथ जो पोस्टर्स तैयार किए, अब उसमें पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिल रही है। करीब 50 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, तो कुछ कानून के खौफ से खुद ही सरेंडर भी कर रहे हैं। और बड़ी खबर इस समय यह भी है कि सत्येंद्र जैन, दिल्ली से जुड़ी हुई, कानपुर की बात हम करेंगे, लेकिन बड़ी खबर इस समय देश की राजधानी दिल्ली से मिल रही है। और सत्येंद्र जैन के करीबियों के घर से जो नकद बरामद हुआ है उसको लेकर ये बड़ी खबर। ईडी की छापेमारी में 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। कुछ गोल्ड कॉइन्स बरामद हुए हैं, कुछ गोल्ड बिस्किट्स बरामद हुए हैं। लगभग 1.33 किलो यानी लगभग 1 किलो 33 ग्राम के करीब ये गोल्ड कॉइन्स का वजन बताया जा रहा है। हालांकि अभी कोई ऐसी आधिकारिक सूचना हमें नहीं मिली है, लेकिन बड़ी खबर इस समय सत्येंद्र जैन से जुड़ी हुई है। और बड़ी खबर ये है कि सत्येंद्र जैन जो कि ईडी की गिरफ्त में है, ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया हुआ है। लगातार ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है सत्येंद्र जैन के खिलाफ। और अब उनके करीबी जो कि शेल कंपनी में उनके साथ था, उसके घर पर जब रेड हुई है, उसके ठिकानों पर जब रेड हुई है, तो ईडी को 2 करोड़ 82 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। छापेमारी में सोने के सिक्के, बिस्किट बरामद हुए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार कह रही है कि क्योंकि सत्येंद्र जैन जो है वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे और अब हिमाचल में चुनाव होना, इसलिए जानबूझ के बीजेपी अपनी संस्थाओं का इस्तेमाल कर उनको फंसा रही है। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जिस तरीके की तस्वीरें ये सोने के बिस्किट और सोने के कॉइन्स दिख रहे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं आने वाले समय में, अगर कनेक्शन ईडी साबित करने में सफल हो जाती है तो। ओम प्रकाश तिवारी ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी, जिस तरीके की ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं उससे तो देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं अगर ईडी कामयाब हो जाती है इस शख्स और सत्येंद्र जैन का कनेक्शन प्रूफ करने में कोर्ट में। बिल्कुल शोभना, मैं आपको बता दूं कि ईडी ने जो सत्येंद्र जैन के सहयोगी हैं उनके छापेमारी की है, उसमें 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी, 1.80 किलोग्राम का सोना तथा अन्य सामान बरामद किया है। ईडी को जो सोना बरामद हुआ है वो 1.80 किलोग्राम बताया गया है। इस छापेमारी में दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है शोभना कि इस मामले में एक नए शख्स का नाम सामने आया है, GS मथारू, जिसके यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आधिकारिक तौर पर कहना है कि सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके अन्य सहयोगियों के यहाँ छापेमारी हुई और इस छापेमारी के दौरान 2 करोड़ 85 लाख रुपए नगद, 1.80 किलोग्राम सोना तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने आधिकारिक बयान में सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि जिन लोगों के यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें इनके सहयोगी, जिसमें इनके रिश्तेदार भी शामिल हैं, उनके यहाँ छापेमारी के दौरान ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। और जब इन लोगों से इस पैसे का सोर्स पूछा गया तो वो उस पैसे का सोर्स नहीं बता पाए। ईडी का स्पष्ट तौर पर मानना है कि इन लोगों ने कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सत्येंद्र जैन का साथ इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिया था, लिहाजा इन सभी के ऊपर छापेमारी की गई है। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस मामले में जिन लोगों के यहाँ से तमाम सामान बरामद हुआ है उन्हें भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। शोभना, बहुत बड़ी जानकारी इस समय ओम प्रकाश तिवारी हमें दे रहे हैं। सत्येंद्र जैन जो कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की हिरासत में है, ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। उनके करीबी के यहाँ से इतनी बड़ी बरामदगी हुई है, लगभग 2.25 किलो सोना मिला है और कैश भी 2 करोड़ 82 लाख रुपए वहां से बरामद किया गया है। छापे में जो सोने के बिस्किट सिक्के जब्त किए गए उनकी तस्वीरें भी इस समय एबीपी न्यूज टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। ईडी लिखा हुआ है जो गड्डियां हैं उनसे, और जिनके यहाँ ये छापा हुआ वो ये बता नहीं पाए कि ये कैश उनके पास कहां से आया। और सीधे सीधे तार ईडी अब सत्येंद्र जैन जो कि एक बड़े अहम मंत्री पद पर दिल्ली कैबिनेट में थे, उनके ऊपर अब ये आरोप सीधा सीधा लग रहा है कि आपके करीबी के यहाँ से इतना कैश मिला है, उसका भी जवाब उन्हें देना होगा। ओम प्रकाश तिवारी लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश तिवारी, आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि भाई वो हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रभारी थे और इसीलिए बीजेपी ने अपनी एजेंसी का इस्तेमाल किया और सत्येंद्र जैन को फंसा दिया। सत्येंद्र जैन तो पूरी तरह से जिसे कहा जाए कि इनोसेंट है, बेकसूर है, कैसे समझें इसे आप?
देखिए शोभना, मैं आपको तो बता दूं कि जिस मामले में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कार्रवाई की है उस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने आय से अधिक संपत्ति का मामला सत्येंद्र जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ दर्ज किया था। यह मामला साल 2013 से साल 2016 के बीच जब सत्येंद्र जैन मंत्री के पद पर थे उस दौरान उनकी आधिकारिक कमाई को लेकर किया गया था। और सीबीआई ने जो चार्जशीट, जो आरोप पत्र सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट के सामने पेश किया, उसमें स्पष्ट तौर पर कहा है कि सत्येंद्र जैन ने इस पीरियड के दौरान, जिस पीरियड के दौरान वो मंत्री थे, उन्होंने 209% की ज्यादा कमाई की। जो उनकी एक्चुअल कमाई होनी चाहिए थी उससे 209% ज्यादा कमाई सत्येंद्र जैन ने अपने अज्ञात स्रोतों से की। और यही कारण है कि वो आरोप पत्र कोर्ट के सामने पेश किया जा चुका है। और उसी आरोप पत्र को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज किया था। और उसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान जब सत्येंद्र जैन इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सवालों का जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी के सूत्रों ने बताया पूछताछ के दौरान जब उनसे उनके सहयोगियों के बारे में सिलसिलेवार तरीके से पूछा गया तो उस दौरान ईडी को अनेक जानकारियां मिली, जिनके आधार पर सोमवार की सुबह एक साथ छापेमारी की गई। और अब छापेमारी के बाद ईडी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि 2,85,00,000 रुपए की नकदी, 1.80 किलो सोना तथा अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद हुए हैं। शोभना, बिल्कुल ठीक है। ओम प्रकाश, लगातार देखिए एक बीजेपी के नेता की प्रतिक्रिया भी आने लगी है इस पूरे मामले को लेकर। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है, कहती है आप तो ईमानदार पार्टी है, देख लीजिए आपके स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली में क्या कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य मंत्री ने पंजाब में क्या किया। सुन लेते हैं बीजेपी नेता को। सरकार से आज बड़ी मात्रा के अंदर कैश और बड़ी मात्रा में गोल्ड बरामद हुआ है सत्येंद्र जैन के खासम खास के यहाँ से ईडी के द्वारा। हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि सत्येंद्र जैन का जो कनेक्शन है हवाला कारोबारी के जरिए वो सच है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि मैंने सारे पेपर देख लिए हैं और ईमानदारी का सर्टिफिकेट सत्येंद्र जैन को बांटा है, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि दाल में सिर्फ काला नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही काली है। और जो सर्टिफिकेट, ईमानदारी का सर्टिफिकेट अरविंद केजरीवाल जी ने बांटा है वो झूठा है। और हमारा पूरा आरोप है कि सत्येंद्र जैन के जो तार है भ्रष्टाचार के वो सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय तक जुड़ते हैं। तो बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि देखिए अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मैंने सारे पेपर देख लिए हैं। अब देख लीजिए ये पेपर, लगातार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं अरविंद केजरीवाल के मंत्री। और जाहिर सी बात है खुद पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री को भगवंत मान ने गिरफ्तार करवाया भ्रष्टाचार के आरोप में। दिल्ली में जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, उनकी गिरफ्तारी ईडी ने की। जैसा कि मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी लगातार ये जानकारी दे रहे हैं कि सीबीआई में भी आय से अधिक संपत्ति का जो मामला है उसमें भी उनको क्लीन चिट नहीं मिली है। ओम प्रकाश तिवारी, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगी इस पूरी जानकारी के लिए। और ईडी की छापेमारी में 2,82,00,000 रुपए कैश बरामद हुआ है। तो इस बड़ी खबर पर हमारी नज़र बनी हुई है, क्योंकि दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी और बीजेपी जो है हमेशा आमने सामने रहती है। भ्रष्टाचार का आरोप एक दूसरे के ऊपर लगाया जाता है, लेकिन सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आपने अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई, सत्येंद्र जैन के करीबी के घर ईडी की छापेमारी हुई, उसमें एक बड़ी बरामदगी हुई, 2,82,00,000 कैश मिला। उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। बीजेपी को भी हमने आपको सुनवाया था, बीजेपी हमलावर भ्रष्टाचार को लेकर। जितना हमें पता चला ईडी को वहां पे कुछ नहीं मिला और ना ईडी के पास कोई खास कोई सूचना थी जिस चीज़ को वो वहां पे ढूंढ रहे थे। सिर्फ और सिर्फ हैरेसमेंट, सिर्फ और सिर्फ प्रताड़ना जो है इसको कहा जा सकता है। केंद्र सरकार के इशारे पे सत्येंद्र जैन साहब जैसे अत्यधिक धार्मिक आदमी के साथ और उनके परिवार के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रही है, जो कि किसी भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। बीजेपी मर्यादा की सारी हदें जो है वो लाग रही है। तो सौरभ भारद्वाज को आपने सुना और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एबीपी न्यूज के लिए समय निकाला। मेरा सवाल आपसे यही कि सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि उनकी जानकारी के हिसाब से ईडी को कुछ नहीं मिला, लेकिन हम इस समय तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या जानकारी आपके पास है? नहीं, जो तस्वीरें आप दिखा रही हैं अपने चैनल पे, तो उसको जिम्मेदारी लेते हुए आपको बताना चाहिए कि क्या निकला है और सत्येंद्र जैन के घर पे क्या क्या बरामद हुआ है। मेरी तो जानकारी है कि सत्येंद्र जैन के घर पे 2,79,000 रुपए निकला है और सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं निकला है। बौखलाहट में उनके ऊपर अनाप शनाप आरोप लगाने के लिए ईडी कुछ भी कहती रहे, उसका तो जवाब हम लोग दे नहीं सकते। जो ईडी खुद कह रही है सत्येंद्र जैन पे कोई एफआईआर नहीं है, कंप्लेंट नहीं है, सत्येंद्र जैन के खिलाफ कहीं कुछ मिला नहीं,
तो बौखलाहट में कोई भी आरोप लगाने के लिए तैयार। आप बताएं क्या क्या स्टेटमेंट है ईडी का? सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ है बताइए आप। जी, ये बताया जा रहा है, जो हमारे रिपोर्टर के द्वारा हमें जानकारी दी है, जो ईडी के सूत्र उनको बता रहे हैं, उन्होंने ये जानकारी दी है कि सत्येंद्र जैन के करीबी के घर ये रेड हुई है और वहां से 2 करोड़ 82 लाख के करीब पैसे मिले हैं, गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश तिवारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमें ये जानकारी दी है। संजय सिंह जी, मैं डायरेक्ट आपको जोड़ देती हूँ उन्हीं रिपोर्टर के साथ, वो सुन रहे हैं आपकी बात को। ओम प्रकाश, क्या जवाब? संजय सिंह जी कह रहे हैं कि कोई कुछ नहीं मिला है सत्येंद्र जैन के घर से। तो ये रेड सत्येंद्र जैन के घर पर हुई है या उनके करीबी के घर पर हुई है? सत्येंद्र जैन जी, सत्येंद्र जैन और उनके करीबियों के, जो उनके रिश्तेदार भी बताए जाते हैं, इनके नाम भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। शोभना जी, आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है। 2 करोड़ 85 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई है सत्येंद्र जैन और उनके सहयोगियों के यहाँ से। और जिस बारे में संजय सिंह जी कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ईडी कह रही है कोई मुकदमा नहीं था, ईडी ने आधिकारिक प्रेस रिलीज में लिखा है कि सीबीआई द्वारा दर्ज किए गए आय से अधिक संपत्ति के मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने यह मुकदमा दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो आम आदमी पार्टी जो लगातार कह रही है कोई मुकदमा नहीं है, कोई मुकदमा नहीं। और मैं आपको बता दूं कि बाकायदा सत्येंद्र जैन का नाम आरोपी के तौर पर दर्ज है, आरोपी नंबर 1 के तौर पर। बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश जी, आपने सारे डिटेल संजय सिंह आपने सुन लिए, जवाब दे दीजिए। वो उनसे कह दीजिए धैर्य से आपकी बातों का जवाब दे। मैं तो उनसे पूछ रहा हूँ, कैटेगोरिकली पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ, उनसे पूछिए। तो मैं आपको ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो ईडी ने अपने आधिकारिक कौन से करीबी हैं उनका नाम बताइए। ठीक है, सत्येंद्र जैन से उनका क्या रिश्ता है जो करीबी बता रहे हैं? ठीक है संजय सिंह जी, जो आधिकारिक, मैं किसी यादव को पकड़ लूं, उमेश यादव को, और कह दूं कि शोभना यादव जी के करीबी उमेश यादव के घर पे 5 करोड़ रुपए मिला, हाँ, इसका तो कोई अर्थ होता नहीं है। ये मैं आपको बता देती हूँ। राम प्रकाश ज्वेलर है, संजय जी सुन लीजिए ना, मुझे जो जानकारी हमें मिल रही है, राम प्रकाश ज्वेलर हैं जो कि बहुत करीबी हैं इनके जैन साहब के, उनके यहाँ से 2.23 करोड़ रुपए मिले, यानी 2 करोड़ 23 लाख। वैभव जैन है, उनके यहाँ से 41 लाख 50 हजार रुपए मिले हैं। जीएस माथुर जो है, जो कि करीबी है सत्येंद्र जैन के, माथुर साहब, उनके यहाँ से 20 लाख रुपए कैश बरामद हुआ है। मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। पूछता हूँ जी, मैं ऐसे पूछता हूँ, अगर मेरे सगे भाई ने कोई भ्रष्टाचार किया है, मान लीजिए, आपके उदाहरण के तौर पर पूछ रहा हूँ जी, और उसके घर पे ईडी ने छापा मारा और उसके घर पे कोई इलीगल चीज पकड़ी गई, उसकी जवाबदेही मेरे कैसे? कोई वैभव जैन है, कोई राम प्रकाश ज्वेलर है, कोई कुछ है। मैं तो आपसे फिर पूछ रहा हूँ, एबीपी न्यूज चैनल के रिपोर्टर से पूछ रहा हूँ और आपसे पूछ रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ? ठीक है, तो मतलब आप ये जितने आरोप लग रहे हैं, जितनी बरामदगी की बात है, आप संजय सिंह जी डिनाई करते हैं कि सत्येंद्र जैन का इससे कोई लेना देना नहीं है? कुछ नहीं मिला, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये ऐसा मैं एक राज्यसभा सांसद होकर बोल रहा हूँ कि सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं मिला, ईडी झूठ बोल रही है। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या मिला, ईडी दिखाए और बताए। ठीक है संजय सिंह जी, आगे बढ़ना चाहूंगी। आप ये करीबी हो जाएगा, जिसके नाम के पीछे जैन लगा होगा वो करीबी हो गया सत्येंद्र जैन का। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी नहीं मिला, तो ये जो पूरा मामला है, क्या कोर्ट में आपके वकील सही से पेश नहीं कर पाए? क्यों उनको ईडी की फिर रिमांड दे दी गई? नहीं, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि ये जो आप नाम अभी ले रही थी, वैभव जैन, राम प्रकाश ज्वेलर, जिसका भी आप नाम ले रही थी, करीबी के यहाँ कुछ मिला, तो दावा कर रही है 2 करोड़ 5 करोड़ 500 करोड़ जो भी बता रही है ईडी, इसमें सत्येंद्र जैन की भ्रष्टाचार की भूमिका कहाँ है? क्या बता रही है ईडी? आप एक जिम्मेदार राष्ट्रीय चैनल है, पूरा देश आपको देख रहा है, अपने रिपोर्टर से पूछिए कि ईडी ने क्या बताया कि इनके घर पे जो कुछ भी बरामद हुआ वो सत्येंद्र जैन का पैसा है। संजय सिंह जी, हम जिम्मेदार चैनल हैं, इसीलिए आपके पक्ष को इस समय दर्शकों के सामने पूरी ईमानदारी के साथ रख रहे हैं। हमारे रिपोर्टर को जो जानकारी मिली, उनकी क्रेडिबिलिटी पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी है और बहुत करीब से वो ईडी को कवर करते हैं। ईडी ने उनको जानकारी, ईडी से उनको जानकारी मिली। लेकिन आपका पॉइंट भी संजय सिंह जी, आपका पॉइंट भी ठीक है, आपका पॉइंट ठीक है। और आपके चैनल की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं उठा रहा हूँ, मैं सिर्फ विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाह रहा हूँ, और पूरा राष्ट्र आपको सुन रहा है इस वक्त, और आपके रिपोर्टर को भी सुन रहा है। सत्येंद्र जैन के घर पे क्या बरामद हुआ,
ये आप अपने रिपोर्टर से कहिए कि वो ईडी के प्रेस रिलीज में या ईडी के जो भी वक्तव्य आए हैं या ईडी ने जो भी उनके पास प्रमाण और साक्ष्य दिया है उसको बताए ना। ठीक है, ठीक है। जैन और उनके आपने ये बड़ा सवाल उठाया है। ओम प्रकाश तिवारी लगातार ईडी के अधिकारियों से इस बीच बात करने की उन्होंने कोशिश की है। ओम प्रकाश, क्या आपको ये जानकारी मिल पाई है जो सवाल संजय सिंह जी इस समय उठा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से क्या कुछ मिला है? देखिए, ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है ओम प्रकाश कि उनके दोस्तों के यहाँ से, उनके भाई बहनों के यहाँ से क्या मिलता है, इसकी जवाबदेही सत्येंद्र जैन की नहीं होगी। मैं इस पर जानकारी आपसे चाहूंगी। बिल्कुल शोभना जी, संजय सिंह जी जो कह रहे हैं उनका सवाल अपनी जगह पर जायज़ है, लेकिन ये एक मुकदमा है और इस मुकदमे में संजय जो जैन साहब के अलावा, सत्येंद्र जैन साहब के अलावा उनके साथ अन्य सह आरोपी भी हैं। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए किसी मुकदमे में 120 बी का कोई मुकदमा है, उसमें एक आदमी को सजा होगी और बाकी लोग छूट जाएंगे। सजा सबको होगी, ये नहीं कहा जा सकता कि फला को सजा नहीं होगी। अगर सजा होगी तो सबको होगी। तो सत्येंद्र जैन साहब जो हैं इस मामले में मुख्य आरोपी के तौर पर हैं सीबीआई की एफआईआर में, माननीय संजय सिंह जी को मैं बता दूं। और दूसरी बात है कि सीबीआई ने भी, ईडी ने भी उनके नाम बाकायदा और उनके सहयोगियों के नाम अपनी ईडी की जो सीआईआर है, जिसे एफआईआर कहा जाता है, उसमें दर्ज किए हैं। और जब छापेमारी होती है तो जो मुख्य आरोपी होता है उसके सहयोगियों के यहाँ भी होती है और जो भी बरामदगी होती है। ठीक है ओम प्रकाश जी, संजय सिंह जी आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। संजय सिंह जी, आपसे आखिरी सवाल लेना, अपना आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूंगी कि अगर ईडी की कार्रवाई गलत है तो विश्वास रखिए कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इस तरीके के वार पलटवार, एक पूरी संस्था उन अधिकारियों के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कीचड़ उछालने की क्या जरूरत है? जनता पार्टी के नेताओं से कहना चाह रहा हूँ जी, यही मैं आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों को बताना चाहता हूं कि सत्येंद्र जैन को जबरदस्ती और झूठा फंसाया गया है और न्यायालय से वो इन सारे आरोपों से बरी होकर निकलेंगे। जैसे सीबीआई की एक जांच सर्विसेज के भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ झूठी चलाई गई, 5 साल के बाद सीबीआई ने उनको क्लीन चिट दिया, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं बन पाई, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं तय हो पाया। इसी तरीके से इस मामले में भी निकलेंगे। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ, सत्येंद्र जैन के घर पे कुछ नहीं निकला। ठीक है, तो हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह जी जुड़े हुए थे और वो जोर शोर से यही दावा कर रहे हैं कि सत्येंद्र जैन के घर से कुछ भी नहीं मिला है। उनके करीबियों के से जो भी कैश या गोल्ड बरामद हुआ है उसकी जवाबदेही उन करीबियों की है, वो निर्दोष है, कोर्ट से वो बेगुनाह साबित होंगे। मातृभूमि में मुझे दीजिए इजाजत। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।